कभी कभी पुलिस के सामने कुछ ऐसा केस आ जाता है जिन्हें सॉल्व करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। पुलिस के सामने एक ऐसा केस आ जाता है जिन्हें सॉल्व करने में पुलिस अपनी एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा देती है, लेकिन बावजूद इसके लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। लेकिन 2 महीने बाद जब इस केस का खुलासा होता है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला एक इंसान अपने काम को इतने शातिर तरीके से कैसे अंजाम दे सकता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक शहर पड़ता है जालंधर और इसी जालंधर के फिरोजपुर का एक इलाका पड़ता है बस्ती टोकावली। बस्ती टोकावली इलाके का रहने वाला मनमोहन सिंह, मनमोहन जिसकी उम्र है लगभग 34 साल। मनमोहन की पत्नी का नाम पूजा, पूजा जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। मनमोहन के पिता का नाम सुभाष। मनमोहन की पूजा से आज से ठीक लगभग 4 साल पहले शादी हुई है। पूजा के पिता का नाम चानन सिंह, जो जालंधर के जनता कॉलोनी का रहने वाले हैं। मनमोहन जो कि MBA तक की पढ़ाई कर चुका है, लेकिन सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ले लेता है। मनमोहन के पिता भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मनमोहन और उसके पिता दोनों सुबह ड्यूटी चले जाते हैं और शाम के वक्त घर पे आते हैं। तब तक पूजा अकेले ही घर में रहती है। बात कर रहा हूँ मैं 27 नवंबर 2018 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास। मनमोहन हर रोज़ की तरह ड्यूटी से जब घर पहुँचता है, दरवाजे पे आकर बेल बजाता है, लेकिन अंदर से पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती है। मनमोहन काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े होकर बेल बजाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती है। तब कहीं जाकर के मनमोहन खुद ही दरवाज़ा खोलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे को धक्के देता है दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है मनमोहन को बड़ा अटपटा सा लगता है कि पूजा ने दरवाज़ा खोल करके घर के अंदर क्यों है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, घर के अंदर का नज़ारा देखकर मनमोहन को बड़ा अजीब सा लगता है। दरअसल उसके घर के अंदर बहुत सारा सामान जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था। मनमोहन जब इस तरह का नज़ारा देखता है, अपनी पत्नी पूजा को आवाज़ देता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा कोई जवाब नहीं देती है। तब जाकर के मनमोहन को कहीं ना कहीं शंका हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। इसीलिए मनमोहन पूजा को अपने हर कमरों में जाकर के तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। मनमोहन सोचने लगता है कि आखिरकार पूजा इस तरीके से दरवाज़ा खोलकर कहाँ चली गई है और घर में ये सारा सामान इस तरीके से आखिरकार क्यों बिखरा पड़ा है। मनमोहन घर से बाहर निकलता है और पूजा के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता है। तभी पड़ोस की रहने वाली एक महिला कहती है कि आपके घर पे एक व्यक्ति को मैंने जाते हुए देखा था। महिला जैसे इस तरह की बातें मनमोहन से कहती है तो मनमोहन भी सोचने लगता है कि जब घर में कोई मेहमान आया था तो इसके बारे में पूजा ने बताया क्यों नहीं, और आखिरकार पूजा मुझे बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। मनमोहन को समझ में नहीं आता कि वो अपनी पत्नी को कहाँ जा कर के तलाश करे। तब तक उसके पिता सुभाष भी घर पे पहुंच जाते हैं। सुभाष जब घर पे पहुंचते हैं, जब उन्हें मालूम चलता है कि उनकी बहू घर पे नहीं है, इस बात से सुभाष भी काफ़ी चिंतित हो उठते हैं। इसके बाद से मनमोहन और उसके पिता पूजा की हर जगहों पर तलाश करते हैं, लेकिन पूजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते इस बात की जानकारी आस पड़ोस में सारे लोगों को मालूम चल जाता है। आखिरकार मनमोहन के घर पे आस पड़ोस के लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी होती हैं तो कुछ पुरुष भी होता है। उन्हीं महिलाओं में से जब एक महिला मनमोहन के घर के अंदर एंट्री करती है, उसके कमरे में जब जाती है तो देखती है कि कमरे में एक बेड है और बेड के जस्ट बगल में ही महिला की चोटी दिखाई दे रहा था। दरअसल वो चोटी बेड के ऊपर जो चादर पड़ा था उसी से दबा हुआ था। महिला जब उस चोटी को देखती है, जा करके उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। दरअसल वो चोटी बेड के बक्से में दबा हुआ था। महिला जैसे ही उस चोटी को देखती है तुरंत ही इस बात की जानकारी मनमोहन को देती है। मनमोहन जब कमरे में एंट्री करता है, बेड का जब ढक्कन खोल करके अंदर बक्से में देखता है तो देखता है कि उस बक्से के अंदर ही पूजा की डेड बॉडी पड़ी है। मनमोहन जैसे ही इस तरह की नज़ारे देखता है, मनमोहन को चक्कर आ जाता है और वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। लेकिन वहाँ पे मौजूद जैसे ही लोगों को मालूम चलता है कि पूजा की हत्या हो गई है, अब ये खबर पूरे आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल जाता है।
तभी इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो उससे साफ पता चलता है कि पूजा की गला दबा करके हत्या की गई थी। पुलिस सबसे पहले पूजा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मनमोहन के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस घटनास्थल पर तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। मनमोहन तुरंत ही इस बात की सूचना अपने ससुर चानन सिंह को देता है। चानन सिंह को जैसे ही मालूम चलता है कि उनकी बच्ची की हत्या हो गई है, चानन सिंह का पूरा परिवार रोते बिलखते अपनी बेटी के घर पर पहुंचता है। चानन सिंह भी पुलिस के ऊपर दबाव देता है कि साहब, इसका जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है, लेकिन पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले पूजा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है, साथ ही साथ उसके पति मनमोहन के भी मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। लेकिन दोनों के मोबाइल सीडीआर से कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को थोड़ा सा भी शक जाए। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार पूजा की हत्या किया किसने है। देखते ही देखते लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो पुलिस के हाथ में कोई सबूत मिलता है और ना ही कोई खबरी जाकर पुलिस वालों को कोई सूचना देता है। 2 महीने का जब समय गुजर जाता है, एक दिन मनमोहन सिंह अलमारी में कुछ ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही अलमारी को ओपन करता है तो देखता है कि उस अलमारी में उसकी पत्नी के कुछ गहने नहीं हैं। जब पूजा के गहने नहीं मिलता है, इसमें मनमोहन को थोड़ा सा अटपटा लगता है। मनमोहन थाने में जाता है और इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। कहता है कि साहब, मेरी पत्नी की कुछ गहने थे जो अलमारी में नहीं है। मनमोहन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, तब पुलिस को लगता है कि शायद उस घर में लूट का अंजाम दिया गया था और कुछ अपराधियों ने लूट का अंजाम देते वक्त ही पूजा की हत्या कर दिया है। लेकिन पुलिस कभी इस एंगल से इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी थी। मनमोहन जैसे इस बात की सूचना पुलिस को देता है, पुलिस अब इस एंगल से केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए एरिया के तमाम सुनार से मुलाकात करती है और उन गहनों का कुछ फोटो का सैंपल ले जा करके दिखाती है। कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का गहना बेचने के लिए अगर आता है तो वो पुलिस में तुरंत इन्फॉर्म करे। आखिरकार एक दिन एक व्यक्ति सोनार के पास जाता है कुछ ज्वेलरी बेचने के लिए, लेकिन सोनार जैसे उस ज्वेलरी को देखता है, सोनार को लगता है कि शायद ये वही ज्वेलरी है जो पूजा के घर से चोरी हुई है। इसीलिए सोनार सबसे पहले इस बात की सूचना थाने में दे देता है। व्यक्ति जो ज्वेलरी बेचने के लिए आया था अभी दुकान पे ही मौजूद था। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ सोनार के दुकान पर पहुंचती है और साथ ही साथ जा करके उस व्यक्ति को अपने कस्टडी में ले लेती है। लेकिन पुलिस जब उस व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंचती है और इस बात की सूचना जब मनमोहन को देती है तो मनमोहन भी थाने में पहुंचता है। लेकिन मनमोहन जब थाने में पहुंचता है और उस व्यक्ति को जब देखता है, उसे देखकर मनमोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मनमोहन कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही मामा का लड़का अजय है। मनमोहन जैसे इस तरह की बातें कहता, पुलिस बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि अजय जरूर पूजा की हत्या के बारे में कुछ न कुछ जानता है। इसीलिए पुलिस अब अजय से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पहले अजय तो पुलिस वालों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है और साफ साफ कहता है कि साहब, ये गहने मेरे हैं। दरअसल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इन गहनों को बेचने के लिए आया था। लेकिन पुलिस अजय के बातों पर यकीन नहीं करती है और उसके सामने सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अजय के सामने सख्ती से पेश आती है, अब अजय के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। अजय, जो कि एक नंबर का नशेड़ी है, दिन भर इधर उधर नशे की हालत में घूमते रहता है। कोई काम धंधा नहीं करता है, ना ही कोई रोजगार करता है। नशे के आदि इस कदर से हो चुका है कि आए दिन अपने घर से पैसे वगैरह चुरा लेता है और फिर उन्हीं पैसों से जाकर नशा करता है। 27 नवंबर 2018 को भी अजय के पास पैसा नहीं था, लेकिन नशा उसके ऊपर हावी हो चुका था। इसीलिए अजय कई लोगों से पैसे मांगता है, उधार में ही पैसे मांगता है, कर्ज में भी पैसे मांगता है। लेकिन लोग अजय के आदत से इस कदर से वाकिफ़ हो चुके थे कि कोई भी व्यक्ति अजय को पैसा नहीं देता है। नशा अजय के ऊपर इस कदर से हावी हो चुका था कि अब अजय के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार अजय पूजा के घर पे जाता है कुछ पैसे उधार लेने के लिए,
लेकिन पूजा के घर पे जब जाता है तो पूजा अपनी अलमारी को खोलकर उसमें अपना कुछ सामान चेक कर रही थी। जैसे ही पूजा के घर में पहुंचता है, पूजा जब अजय को अपने सामने देखती है, उसे बिठाती है और उसे पूछताछ करती है। तो अजय कहता है कि भाभी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, फिलहाल मुझे दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। अजय, जो कि पूजा के रिश्ते में देवर लगता है, इसीलिए रिश्ता निभाते हुए पूजा अजय से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, फिलहाल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और पूजा चाय बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन उस अलमारी के दरवाजे को खुला ही छोड़ देती है। जैसे ही चाय बनाने उधर जाती है, अजय जा करके अलमारी चेक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद इस अलमारी में ढेरों सारे पैसा होगा। अलमारी को जब जा करके चेक करता है तो उसमें अजय को पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन पूजा का ढेरों सारा गहना मिल जाता है। अजय जब उन गहनों को देखता है, उसके सामने एकदम चमक सी आ जाती है। उन गहनों को देख करके अजय को लगता है कि शायद अब उसे कुछ दिन तक किसी से पैसे नहीं मांगना पड़ेगा। उन गहनों को निकालने लगता है, लेकिन अजय इधर जैसे ही उस गहनों को निकालना शुरू करता है, तब तक उधर पूजा चाय बनाकर लेकर आ जाती है। पूजा जब देखती है कि अजय गहने चोरी कर रहा है, पूजा इसका विरोध करने लगती है और अजय के हाथ से अपने गहनों को छीनने लगती है। लेकिन अजय के ऊपर इस कदर से भूत सवार हो चुका था, अजय को लगता था कि अगर ये मैं गहने हासिल कर लेता हूँ तो आने वाले कुछ साल तक मुझे किसी से कोई उधार नहीं लेना पड़ेगा। पूजा भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है, लेकिन अजय पूजा को धक्के दे करके वहाँ से गिरा देता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पूजा उसे धर दबोच लेती है और अजय से गहने छीनने लगती है। लेकिन अजय किसी भी कीमत पर उन गहनों को पूजा को देना नहीं चाहता था, इसीलिए उन गहनों को हथियाने के लिए अजय पूजा की गला दबा करके हत्या कर देता है। लेकिन जैसे ही पूजा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से अजय एकदम से डर जाता है। उसे डर सताने लगता है कि शायद मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। इसीलिए पूजा की डेड बॉडी को उसी के बेड के बक्से में ले जा करके डाल देता है और उसके बाद से बक्से को बंद कर देता है और उन सारे गहनों को लेकर घर वापस आ जाता है। दरअसल अजय ने इससे पहले भी उन गहनों को कई बार बेच चुका था और उन पैसों को लेकर नशे में उड़ा चुका था, लेकिन पुलिस इस एंगल से कभी इस केस की तलाशी ही नहीं करती है। मनमोहन जब इस बात की सूचना पुलिस को जब देता है, तब जाकर के पुलिस की आंख खुलती है और पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। वाकई में अजय जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस उसे 22 फरवरी 2019 को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से अजय को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन असलियत जब मनमोहन को मालूम चलता है तो मनमोहन अजय से जाकर मुलाकात करता है। कहता कि अगर तुझे पैसों की ज़रूरत ही था तो तू मुझे फ़ोन कर सकता था, तूने मेरी पत्नी की हत्या कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।